दोस्तों, जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकोनॉमी है। दुनिया का सबसे हेल्दीस्ट कंट्री जहां पर 90 साल के लोग आपको आम चलते फिरते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसा डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में हम आज इस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं और यह भी कि कैसे जापान आने वाले वक्त में बिल्कुल कोलैप्स कर सकता है। ये काफी लोग भूल चुके होंगे, मगर 1980 में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त आम ख्याल ये था कि बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया के इकोनॉमी करेगा जैसे आज चीन कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर काफी परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज बनी हुई है, जैसे कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर एक्सेट्रा, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉर्पोरेशन पूरी अमेरिका को टेक ऑफ कर लेगी। इस खौफ की बहुत बड़ी वजह थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। उसी वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्ट्रॉन्ग मार्केट बूम कर रही थी। जापान की चीजें पूरी दुनिया में छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मेडिकल का सामान हो। उस वक्त में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1968 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया के किसी कंट्रीज ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर एक दिन ये सारा बबल ब्लस्ट हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई। रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटरली ज़ॉम्बीज कंपनी खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंक करप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की गई थी। जापान की मार्केट इस बुरी तरह से कोलैप्स की, अब कोई भी उससे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जापान अब इकोनॉमी टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमी में होती रहती है, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी एक पूरी जनरेशन को इफेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है सुसुको कुत्सुदो से। ये एक जॉब हायरिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज और ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रक्रिया को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को सुसुको पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी जिंदगी उसको छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी ही तरफ जॉब मार्केट बहुत रिजिड होती है। आप सारी जिंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजरते हो और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ता है। 1990 में हायरिंग का ये प्रोसीजर था और ये आज तक चल ही रहा है। अगर यह इंटरव्यू प्रक्रिया क्लियर न कर सको कि ये समझ लो कि अब आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनी ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान की आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए और उन्हें अगले 13 साल तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो उसमें 40 से 50 साल के लोग हो चुके थे और कोई जापानीज कंपनी उन्हें हायर करना नहीं चाहती क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करते हैं। यह एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़
लोग, जिन्हें लोस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लोस्ट जनरेशन के कुछ लोग लो पेइंग जॉब करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंड है। मतलब 30 से 40 साल के लाखों लोग जो आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं। उनमें से कुछ लोग हिकोमोरी हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो इस अरसे से इतने ज्यादा डिप्रेस हुए, उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। ये सारा दिन घर में रहते, पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते, न कोई काम करते और न ही किसी से कोई कांटेक्ट करते हैं। और यहीं से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जहाँ के लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। जापान की 30% आबादी 60 साल से ऊपर है और इसीलिए जापान सुपर एजेंट कंट्री भी कहा जाता है। इस सुपर एजेंट पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी वजह है वो लोस्ट जनरेशन, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी न होने की वजह से कभी शादी ही नहीं की और इसी वजह से वो यंग जनरेशन जो 2 करोड़ लोगों ने पैदा करनी थी वो दुनिया में आ ही नहीं सकी। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी न करने की वजह से आज ये लोग बिल्कुल कट ऑफ होकर रहते हैं। इतना ही नहीं, कितने ही लोग सुसाइड कर चुके हैं और कितने ही शोर डिप्रेस में चले गए हैं। इन लोगों की इस हालत का असर सोसाइटी पर भी है, क्योंकि इन लाखों लोगों को जॉब में होना चाहिए था और वो सारा पैसा जो मार्केट में आना चाहिए था वो इन लोगों ने न आने से नहीं आया। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लाखों लोगों को लेकर काफी कंसर्न है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन लाखों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। लेकिन फिलहाल इस सब में जापानीज गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है और यही वजह है वो रिजिड जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर किया जाता है और फिर सारी जिंदगी वो उसे कंपनी को छोड़ नहीं सकता। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल हो जाते हैं। अब जापानीज गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं, और क्या ये लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल का सबब बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।